नमस्कार, मैं मेघा अटालिया नारायण विद्या विहार के 190वें पुस्तक संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा, उंगलियां या तो हाथ का आरंभ होती है या होती है अंत। तुम हमारे निहत्थे हाथ काटोगे तो कटेगी उंगलियां भी यकीनन, और जब उंगलियां ही ना बचेगी तो किस नाखून पर लगवाओगे चुनाव की काली स्याही? किस हाथ में पकड़ाओगे तुम्हारे नाम का परचम? तुम्हारी अष्टभुजाओं से कहीं अधिक ताकत है हमारे निहत्थे हाथ में। जी हाँ, आपने यह कविता सुनी। हमें ये हाथ और उंगली दिखाकर क्या बताती है? कौन सा आक्रोश इसके पीछे छुपा है? आम इंसान क्या कर सकता है? उनके हाथों में, उंगलियों में क्या ताकत है, उसकी पहचान कराती है। ये कविता है अपनी गुजराती साहित्य की जानी मानी लेखिका, कहानीकार एवं कवयित्री डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी जी की। आज के पुस्तक संवाद की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं वीरेंद्र राणा जी को आमंत्रित करती हूँ। आभार वीरेंद्र सर। नारायण विद्या विहार में पुस्तक संवाद की जो श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का 190वां पुस्तक संवाद आज हम सुनने जा रहे हैं। यह पुस्तक संवाद में जो पुस्तक है पंख में बारिश, वह हिंदी कविता संग्रह है। पन्ना जी की इस कविता संग्रह पंख में बारिश ने एक विशिष्ट पहचान हिंदी साहित्य में बनाई है। हाल ही में उसका विमोचन INF टीवी चैनल द्वारा किया गया। इसी लोकार्पण में हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वत आलोचकों ने एक पैनल इंटरव्यू देते हुए उसे खूब सराहा है। यह कविता संग्रह मानवीय संवेदना में ओतप्रोत मार्मिक बातें, गहराई को दर्शाता है। समकालीन राजनीति, व्यवस्था तंत्र और नैतिक मूल्यों पर बहुत सादगी से लेखिका ने सवाल उठाए हैं। कई कई कोनों से पन्ना जी ने कई कई खिड़कियां खोलते हुए सच्चाई को दिखाया है, और अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृश्य, प्रश्न यह कविताएं करती है। स्थिति से टकराती है, प्रतिरोध करती है और यथास्थिति को तोड़ती नजर आती है। इस पुस्तक का पुस्तक संवाद आज जम्मू कश्मीर के विद्वान शिक्षाविद अग्निशेखर जी करेंगे। इस पुस्तक का प्रास्ताविक भी अग्निशेखर जी ने ही लिखा है। अग्निशेखर जी के बाद हमारे दूसरे वक्ता सीमा संसार जी भी संवाद करेंगे। पंख में बारिश की लेखिका डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी का परिचय लेते हैं। पन्ना त्रिवेदी जी कहानी, कविता, आलोचना, अनुवाद एवं संपादन में सक्रिय लेखिका है। प्रवर्तमान समय में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। उनकी अधिकतर रचनाएं आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन पर से प्रसारित हुई है, और अधिकतर भारतीय भाषाओं में उनकी मौलिक रचनाएं अनुदित हुई है। उनके लेखन कार्य के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। अब हम हमारे आज के वक्ता अग्निशेखर जी का परिचय लेंगे। कश्मीर में जन्मे अग्निशेखर जी समकालीन हिंदी कविता का एक प्रतिष्ठित नाम है। कॉलेज के दिनों से ही पर्वतारोहण, संगीत, संस्कृति, कश्मीरी लोक साहित्य के संकलन और समाजशास्त्रीय विश्लेषण में गहन रुचि रही है। मौलिक लेखन और अनुवाद में दर्शकों से बहुत ही सक्रिय रहे हैं। समकालीन हिंदी कविता में निर्वासन चेतना और संवेदना के एक प्रमुख कवि रहे हैं। उनके 6 चर्चित और पुरस्कृत कविता संग्रह है किसी भी समय, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में, जवाहर टनल, मेरी प्रिय कविताएं और नो अर्थ अंडर अवर फीट। उनको उनके साहित्य कार्य के लिए बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया है। मित्रों नमस्कार, मैं अग्निशेखर आज पन्ना त्रिवेदी के नए हिंदी कविता संग्रह पंख में बारिश पर अपनी कुछ बातें, टिप्पणियां आपसे साझा करना चाहूंगा।
पन्ना त्रिवेदी को मैं अनुवादों के माध्यम से जानता रहा हूँ, उनकी कहानियाँ मैंने सुनी हैं जो उन्होंने स्वयं अनुदित भी की हैं, और उनकी कविताएं जो खामोश बातें इससे पूर्व का उनका संग्रह है कविताओं का, वो मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये जो नया संग्रह इन्होंने दिया है हिंदी में, पंख में बारिश, ये उससे अलहिदा, महत्वपूर्ण और बहुलार्थी है। यहाँ पन्ना को हम कई कई कोणों से, कई कई नई खिड़कियां खोलते हुए सच्चाइयों को देखते हुए पाते हैं, और अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृश्य, अलग प्रश्न कविताएं करती हैं संदेह। उनकी कविताएं यथास्थिति से टकराती हैं, शंकित हैं, प्रतिरोध है, और यथास्थिति को तोड़ती हुई नजर आती हैं पन्ना त्रिवेदी इन कविताओं में। मैंने एक बहुलार्थी शब्द का प्रयोग किया, यानी एक ही बार में वो कई कई बातें कर जाती हैं, जिससे उनकी गहराई, उनकी मानसिक बुनावट, उनके सरोकार, उनकी प्रतिबद्धता, प्रतिभा, उससे एकदम उद्घाटित करती हैं खुद को पन्ना त्रिवेदी। और पन्ना त्रिवेदी की ये कविताएं, जैसे जिनका शीर्षक है पंख में बारिश, अब देखिए शीर्षक से ही एक पहले तो चौंकाती हैं। पंख में बारिश एकदम आकर्षित करता है आपका ध्यान। मैं इससे पहले कि कुछ और मैं इसको विस्तार दूं, उनका एक अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूं कि पन्ना को मैं एक कहानीकार के रूप में भी जानता हूं, वो अनुवादक हैं, वो संपादक रही हैं, कई किताबों का संपादन उन्होंने किया है, वो शिक्षाविद हैं, आयु में छोटी होने से भी वो बड़ी सोच की कवयित्री हैं, और हिंदी में सृजनात्मक उपस्थिति उसकी मुझे पूरा यकीन है कि दर्ज होगी, नोटिस ली जाएगी। पन्ना की समकालीन कविता में एक हस्तक्षेप करती हुई आवाज हमारे पास गुजराती से आई है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह पन्ना ने हिंदी की जो भौगोलिक विविधता है, उस विविधता में एक नई पहल, एक नया योगदान, एक नई प्रस्तुति लेकर आई है, जिससे ध्यानाकर्षित करती हैं कवयित्री। उनकी एक कविता है उंगली, मैं उसमें से कुछ पंक्तियां पहले दोहराना चाहूँगा, यहाँ पाठ करना चाहूँगा ताकि मैं आगे बात कर सकूँ। कहती हैं, देखिए, 2 हाथों की 10 उंगली और 10 उंगलियों की दिशाएं भी 10। 2 हाथों की 10 उंगली और 10 उंगलियों की दिशाएं भी 10। हर उंगली की अपनी भाषा, हर उंगली के अपने अर्थ, व्यर्थ नहीं कोई भी अर्थ। अब कवयित्री कितने अर्थों को एक ही झटके में खोल देती है हमारे सामने। पाठक सोच पर मजबूर हो जाता है कि कवयित्री व्यंजनाओं में भी बात कर रही हैं और लक्षणा भी है। अभिधा तो पहला सोपान होता ही है कविता का। इस तरह मैंने देखा कि कवयित्री पन्ना त्रिवेदी हमारे समय के प्रति वे सभी प्रश्न करती हैं जो कि अनिवार्य है एक संवेदनशील, बौद्धिक, विचार प्रवण और भाव प्रवण रचनाकार के लिए। मित्रों, कभी वोज़्नेसेंस्की जो रूसी भाषा के बहुत ही वरिष्ठ कवि हुए हैं और मेरे प्रिय कवि रहे हैं,
उन्हें कहा था कि कवि ही प्रश्न, प्रश्न ही कवि है, कवि ही प्रश्न है, प्रश्न ही सत्य है। तो जो कविता प्रश्न करती है वो कवि दरअसल यथास्थिति में हस्तक्षेप करता है, उसे बदलना चाहता है, उसमें एक विकलता होती है, और इसलिए वो अपनी पूरी जो उसके पास ऊर्जा है, जो उसके पास एक दृष्टि है, और वो दृष्टि उसके विचारों से, संस्कारों से, दर्शन से, उसकी परिस्थिति से और उसके समाज को समझने वाली एक अंतर्निहित दृष्टि से बनती है। और इस मायने में भी पन्ना हमें बहुत आशान्वित करती है। मसलन पन्ना एक जगह कहती हैं, तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा उंगलियां या तो हाथ का आरंभ होती हैं या होती हैं अंत। अब देखिए, पन्ना दोनों बातें इसमें कह जाती हैं। एक शुरुआत भी देती हैं, इशारा भी करती हैं, चुनौती भी देती हैं, लड़ती भी हैं। ये तेवर है उसका। ये तेवर जो कवि का है, वो जिसे कहना चाहिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग तेवर के साथ हमारे सामने आती हैं। पन्ना त्रिवेदी की कविताओं की केंद्रीय संवेदना जो है, उसमें समय, समाज और सत्ता प्रतिष्ठान की नीयत के विरुद्ध एक उत्कट विकलता है, बेचैनी है, एक छटपटाहट है, जो सृजनात्मक छटपटाहट होती है साहित्यकार में, जो कभी कवियत्री की मानसिक बुनावट जो उसकी है, यानी कवियत्री की जो कवि या कहना चाहिए रचनाकार की जो भाव सत्ता है, उसकी जो सच्चाई है, उसका जो यथार्थ है, उससे हमारा परिचय कराती है। कवियत्री की भाव सत्ता जो अंदर चल रही है, भाव लोक जो उसका है, विचार तो सामने आते ही आते हैं। उसकी सच्चाई से उनकी कविताएं हमको साक्षात्कार कराती हैं। इसलिए वो कविता आपको मजबूर करती है सोचने पे। मैंने कुछ लिखा है और इसलिए मैं लिखित में से कुछ आपके लिए सुना रहा हूं। कवियत्री की मानसिक बुनावट, उनकी सादगी के सौंदर्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें एस्थेटिक्स ऑफ सिंपलिसिटी है, सादगी का सौंदर्य है। उनकी चिंता और भाव प्रवणता से अवगत तो कराती ही हैं पन्ना की कविताएं। उनके काव्य शिल्प, उनकी काव्य भाषा को भी ये कविताएं तय करती हुई दिखती हैं हमको। उनकी कविताएं स्त्री प्रश्न के साथ भी उलझती हैं। प्रश्न, मैंने कहा कि प्रश्न करती हैं कविताएं, इसलिए जो विमर्श हैं हमारे समय के, उसमें एक स्त्री विमर्श है। यानी यहां कहना चाहिए कि स्त्री विमर्श की बात करती हुई भी पन्ना दिखती हैं। और पुरुष दंभ है, उसके प्रति चोट है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के बेकरार है कवियत्री, उसको लेकर के शोर है। किसानों की आत्महत्याएं जो हमने पिछले 1-1.5 दशक से लाखों की संख्या में देखी, और दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति, चरमराती अर्थव्यवस्था, मानवीय संबंधों में आई दरारों, घरों के टूटने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निशाने पर होने की विडंबना को कवियत्री शोकाकुल मन से केंद्रीयता देती हैं।
यानी केंद्रीय संवेदना में सारी चिंताएं, सारे प्रश्न आते हैं कवयित्री की कविता। इस तरह पन्ना मुद्दों को सघनता से उठाती हुई दिखती हैं, ऐसी अभिव्यक्ति कर जाती हैं कि कई बार उनका कहानीकार भी कविता में हस्तक्षेप करता हुआ दिखता है, जो लेकिन वह वो कथात्मक स्थापत्य गढ़ती हुई नजर आती हैं। कुल मिलाकर के कवि जब शिल्प गढ़ता है तो शिल्प उसका अपना होना ही होता है। पन्ना के बिंब, उपमाएं, चाक्षुष बिंब और जो चलायमान बिंब हैं उनके, और जो बिल्कुल हमारे आसपास के बिंब हैं, जैसे कोरोना काल में मजदूरों का घर लौटना, पैदल चलना, भूखमरी, मजदूरों के सवाल, और यहाँ तक कि कई बार पन्ना इन सब से बाहर जाकर के दिक्क और काल से बाहर नियति की बात करती है, मानवीय नियति की बात करती हुई दिखती है, जो उनकी गहरी दृष्टि का परिचायक है। और एक आस्थावान, अपने स्वप्नों में विश्वास और बदलाव की उनकी जो सोच है उसमें उसकी आस्था झलकती है। दृढ़ विश्वास है शब्द में, कविता में। इस कवयित्री को एक काव्यांश देखिए, जैसे स्त्री प्रश्न को लेकर वो कहती हैं, और जो आम मुहावरा है स्त्री प्रश्न उठाने का, हमारी कवयित्रियां जब स्त्री की बात करती हैं तो यहां एक अलग तेवर देखिए इस कवयित्री का। सुबह के वक्त कविता लिखती औरत, इस कविता का शीर्षक, उसमें से एक पद्यांश है। यानी उस स्त्री सोचती है, अब की बार भी लड़की हुई तो नाम रखूंगी कविता, चाहे वह कविता रहे अधूरी, मगर यह कविता मुझसे होगी पूरी। चाहे वह कविता रहे अधूरी, मगर यह कविता मुझसे होगी पूरी। किसी आवाज में ये ताकत नहीं जो रख पाए इसे अधूरी। बहुत सहज सीधे शब्दों में एक दृढ़ निश्चय, एक स्वप्न में आस्था को उद्घाटित करती हैं कवयित्री। और दूसरा एक पद्यांश देखिए, सूर्योदय हो चुका है, करने लगी है बातें किरणें मिट्टी से, खिलने लगे हैं धरती के फूल, खिल चुका है सत्य का कमल झूठ के तालाब में। अभी इसके स्वप्न और स्वप्न के प्रति आस्था, वो आस्था शब्द के प्रति है, और ये बहुत दुर्लभ है हमारे समय में, शब्द में आस्था बचना, कविता में आस्था बचना। कवयित्री कहती हैं कि उनकी रचना प्रक्रिया, इससे हमको समझना आसान हो जाता है। उनकी अंतश्चेतना में उनके मनोवेगों, मनोभावों, जुड़ावों, वेदनाओं और उनकी छोटी छोटी मानवीय इच्छाओं, अंतर्द्वंद्वों और उनके सपनों को समझना, एक तरह से हम देखना अनुभव करते हैं। कई कविताओं में उनकी कवि दृष्टि, जो मैंने कहा कि वो समय और दिक्क और काल को पार करती, मानवीय नियति से मुठभेड़ करती हुई हैं। कई कविताएं ऐसी हैं। कविताओं में उनके हिंदी के पाठक, मुझे लगता है, उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, उनका स्वागत करेंगे, और उनकी उपस्थिति, मैंने शुरू में भी कहा, दर्ज होगी। और
बहुत आशाएं जगाती हैं कवयित्री पन्ना त्रिवेदी। और मुझे स्वयं को भी लगा, और जिन्होंने भी पन्ना त्रिवेदी की कविताएं सुनी, चाहे उन्होंने पीडीएफ से मित्रों को भेजी, सबकी राय लगभग एक सी है कि पन्ना त्रिवेदी एक नई आशावादिता का नाम है। पन्ना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो और बेहतर लिखती रहे और एक दिन हिंदी की यशस्वी कवयित्री बन के उभरे। गुजराती साहित्य में उनका नाम है और समांतर रूप से उनका नाम हिंदी की मुख्यधारा में भी हो, ऐसी मुझे आशा है। पन्ना को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब देखने सुनने वालों का भी मेरा अग्निशेखर का आभार। नमस्कार। आभार सर। अब हम हमारे दूसरे वक्ता सीमा संगसार जी का परिचय लेते हैं। सीमा संगसार संप्रति अध्यापन प्राथमिक विद्यालय बरौनी, बेगूसराय, बिहार से हैं और उनकी प्रकाशित रचनाओं में एक शहर का जिंदा होना, जो कि एक कविता संग्रह है, उसे लोकोदय नवलेखन सम्मानित से सम्मानित किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में अंतरंग, नया ज्ञानोदय, नया पथ, लहक, लोक विमर्श, दुनिया इन दिनों, इंद्रप्रस्थ भारती, मंतव्य, स्त्री काल, आधी आबादी एवं हिंदुस्तान, सदीनामा सहित तमाम पत्र पत्रिकाओं में एवं शब्द सक्रिय किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं सीमा संगसार आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। गुजरात की प्रख्यात कवयित्री पन्ना त्रिवेदी जी की नई काव्य रचना पंख में बारिश पर अपनी कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है इस मंच पर मुझे सुनने के लिए। जब भी हम स्त्री रचनाकार की कृतियां पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो जेहन में आती है कि स्त्री है तो स्त्री ही लिखेगी, यानी कि उनकी कविताएं, कहानियां और चित्र आदि सभी स्त्री के इर्द गिर्द ही होंगे। एक हद तक बात सही भी है कि स्त्री विमर्श अगर स्त्री ना करे तो भला कौन हमारे दुखती रगों पर हाथ रखेगा। स्त्रियों की दुनिया बड़ी निराली होती है। इस दुनिया में वही पुरुष प्रवेश पा सकते हैं जो वास्तव में स्त्री होना चाहते हैं। स्त्रियां अपने दुखों की गठरी को हमेशा अपने पास समेट कर रखती हैं और उन्हीं भरोसेमंद व्यक्ति के सामने खोलती हैं जो उसे आपस में बांटने की हिस्सेदारी रखता हो। हमारे हाथ में गुजरात की प्रसिद्ध कवित्री, कथाकार, अनुवादक और आलोचक पन्ना त्रिवेदी जी की ताजा कविता संग्रह पंख में बारिश, जो कि बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। जब पन्ना त्रिवेदी की बात करें तो वह स्त्रीत्व के सभी तयशुदा मापदंडों को ध्वस्त करती नजर आती। यह उन कवित्रियों में से है जो स्त्री पुरुष के मानकों से अलग अपने आप इंसानियत होने का दावा रखती हैं। तो इस मामले में पन्ना त्रिवेदी की सभी कविताएं एक स्त्री की कविता न होकर एक इंसान की और मानव धर्म की कविता बन जाती है। इस संग्रह की पहली ही कविता में ने मुझे झकझोर कर रख दिया। बचा हुआ आदमी। बचा हुआ आदमी में कवित्री ने जिस तरह से आदमी पने की बात की है, उनके बचने की बात कही है, वह मौजूदा हालात में प्रासंगिक है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो
या मानव जनित महामारियां, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कितने बचे रह जाते हैं हम, और इस बचने की प्रक्रिया में कितना हमारा धर्म और मजहब बसता है, यह जानना काफी दिलचस्प है। इसी कविता के में यह प्रसंग आया है, कुछ पंक्तियां हैं, सुनेंगे। दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या मुल्ला, जनेऊ उतार कर आया है या अल्लाह का तावीज, जय सिया राम बोलता था या खुदा हाफिज, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं। यह निस्तब्धता जो है हमारे चारों ओर जो पसरी हुई है, वह आने वाले खतरों की ओर इशारा करती नजर आती है कि हम सब कब तक इस खोल से बाहर निकलेंगे। पन्ना त्रिवेदी की कविताओं में जिस तरह से आम आदमी की छोटी छोटी जरूरतों को अब उनकी आदतों पर बात की गई है, वह अद्भुत है। कहने को तो चाय या मामूली सी चर्चा है, चाय पर मामूली सी चर्चा है, लेकिन इस चर्चे की जद में कवित्री देश के मिजाज को पढ़ने की क्षमता रखती है। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था हो या फिर किसानों की दयनीय स्थिति, एक चाय में के बहाने वह सब कुछ उड़ेल देती हैं, जो गर्म भाप की तरह हमारे सीने में जलने लगती है। जब वह कहती हैं चाय तो चाय होती है, भला स्वाद का भी कोई जेंडर होता है क्या? आज जबकि समूचा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी की गिरफ्त में है, कवित्री ने लॉकडाउन की कविता में यह आशंका व्यक्त की है कि आशंकित हूं मैं, घर पहुंचने से पहले क्या रहेगा दूसरा बैल या बूढ़ा बाप, जिंदा सही सना। ऐसी आपदा में जब लोग हताश होकर ईश्वर की शरण में जाते हैं, कवित्री ने सरकार से गुहार लगाते हुए प्रशासन को भी ललकारा है, सरकार को भी ललकारा है। तुम्हारी अष्टभुजाओं में कहीं अधिक ताकत है हमारे निहत्थे हाथ में। औरतें जिंदा लाश होती हैं। शायद इसलिए कवित्री ने यह कहा है कि किसी भीड़ में मैं तुतन खान की मम्मी लगती हूँ, जिंदा हूँ तब भी, शायद औरत हूँ तभी तो। कवित्री ने हर वर्ग की स्त्री की आवाज उठाई, चाहे वह मछली बेचने वाली मंजू हो या फिर सब्जी बेचने वाली सरला, क्योंकि इन गूंगी बहरी औरतों की अपनी कोई आवाज ही नहीं। और जब कुछ संवेदनशील लोगों ने सुनना चाहा तो अधिकांश लोगों ने ठहाके लगाकर कहा, सुनो सुनो, मजे से सुनो, पढ़ो पढ़ो, गौर से पढ़ो, इसलिए कि यह रंजन कथा एक औरत की है और औरत खूबसूरत भी है। फिर औरत ने अपने जज्बात कहना छोड़ दिए और खुद को सुनना भी। औरत की दुनिया जो कि 50 के बाद खत्म होने लगती है, वही कवित्री ने अपने वनोत्सव में वन प्रसंग में वन प्रदेश में आमंत्रित किया है। हाशिए पर दबे हुए लोगों की, औरतों की आंखों में जो पानी होता है, बस वही उनके ख्वाबों के पंखों में बारिश होने पर का इल्म होते हैं। टूटता हुआ ख्वाब जब उनको पंखों में उड़ान भरने की कोशिश करता है, तभी पंखों में बारिश की अनुभूति होती है। बदलते हुए जमाने पर नब्ज रखने वाली कवित्री ने जिस तरह से वो जमाने को कुछ और जैसी कविता लिखती हैं, वे जमाने कुछ और थे जैसी कविताएं लिखती हैं, वह हमारे समय के लिए
महत्वपूर्ण दस्तावेज। इन दिनों आसान है कवि बनने से ज्यादा धमकी भरा पत्र लिखना और सम्मान पाना। इनको व्यवस्थाओं पर करारा प्रहार करती हुई कवित्री ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। उन्हें कटघरे में रखने का उनमें ऐसे सवाल करती हैं जो कि हमें निरुत्तर करती। औरत कहीं कहीं स्त्री विमर्श पढ़ती हुई कवित्री यह सवाल करती हुई नजर आती हैं, या हम जिस कालखंड में हैं हमारा नाम क्या है? अंजू, सीता, द्रौपदी, संजय या सिर्फ औरत? और शुरू हो गया है कुरुक्षेत्र का युद्ध। पन्ना त्रिवेदी की सबसे बड़ी खासियत है कि वे ना तो किसी वाद विवाद में फंसी हुई नजर आती हैं और न ही किसी खास विमर्श में उलझी हुई है या फिर जकड़ी हुई है। यह ना इधर की है न उधर की। स्त्रियों की चार दीवारों की दुनिया में भी उनका उतना ही दखल है जितना कि विमर्शवादियों का होता है। ड्राइंग रूम की दीवारें, एक कविता पे गौर फरमाएंगे। ड्राइंग रूम की दीवारें फुसफुसाती हैं, अजी हमें तो चावल सी लड़की भाती है, सफेद पतली लंबी खुशबूदार, जैसे हो दावत बासमती। और अंत में उन छोटी छोटी ख्वाहिशों के संग कवित्री ने इश्क के रंगों में भीगती हुई पंखों में बारिश भरकर उड़ान भरी है। सपने ना दी ना सही तो नजरों में जिसमें बन सकूं कुछ सांसें। तो इस तरह से पन्ना त्रिवेदी जी की कविताओं में जो विविध आयाम है वह काफी अद्भुत है। वह स्त्री विमर्श भी करती हैं और साथ में हाशिए पर जो स्त्री का जो एक दायरा है, जो हाशिए पर स्त्रियां हैं या हाशिए पर जो लोग हैं, उनकी चिंताओं में उनकी जो वैश्विक समस्याओं के प्रति जितनी जागरूक होती दिखती हैं, वह अभी कम से कम जो समकालीन कविता की अगर बात करें वह काफी कम देखने को मिलती हैं। इस तरह की विविधताओं से भरी हुई कविताएं लिखना। और मैं पन्ना जी की दाद देती हूँ। सबसे बड़ी यह खूबी ने मुझे आकर्षित किया कि वह गुजराती साहित्यकार होते हुए भी उन्होंने हिंदी कविता में अपना स्थान बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने गुजराती साहित्य में इतना कुछ लिखा, पढ़ा और नाम कमाया है, तो उनका एक हिंदी का भी बहुत बड़ा पाठक वर्ग इंतजार कर रहा है उनका। और उनकी इन ताजी तरीन रचनाओं के स्वागत में हम जैसे पाठकों के लिए एक अमूल्य तोहफा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो हिंदी साहित्य में भी बहुत आगे जाएंगी। और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं कि वो हिंदी साहित्य में, जैसा कि मुझे पता है पन्ना त्रिवेदी जी ने काफ़ी कुछ काम किया है। उन्होंने जो शोध किया है अपना, वो स्केचिंग पे था या रेखा चित्र पे, और महादेवी वर्मा पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो हाँ, हमारी उम्मीदें उनसे काफ़ी बढ़ जाती हैं कि वो हिंदी साहित्य में एक नया आयाम स्थापित करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने बड़ी उत्साह से ये पुस्तक संवाद को सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अग्निशेखर जी और सीमा जी का भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। और अगले मई माह में हम 191वें पुस्तक संवाद में दोबारा मिलेंगे। पुस्तक का नाम है ते 15 दिवस। 1 अगस्त 1947 थी 15 ऑगस्ट 1947 एक भारतનું ભવિષ્ય નક્કી કરનારા 15 દિવસની कथा, जिसके लेखक है श्रीनिधि कारोडकर। और इस पुस्तक के बारे में पुस्तक संवाद देंगे श्रीमती हेमाक्षीबेन गोहिल। थैंक यू।